इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में आज हुकूमत साजी का इम्कान नहीं। आपको बता दें, जराए के हवाले से खबर, ज्यादातर तालिबान लीडर कंदहार में मौजूद है। बातचीत और मशावरत का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में आइंदा हफ्ते हुकूमत तश्कील पा सकती है। जराए के हवाले से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं। अफगानिस्तान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अफगानिस्तान में आज हुकूमत साजी का इम्कान नहीं। ज्यादातर तालिबान लीडर कंदहार में मौजूद है। बातचीत और मशावरत का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, हुकूमत साजी जो है वो अभी तश्कील नहीं पा सकती, अभी बातचीतों का दौर जो है तालिबान के बीच जारी है। बिल्कुल, जैसे कि इस तरह की खबर पहले आ रही थी कि अफगानिस्तान में जो नई सरकार आएगी तालिबान की, उसको लेकर अब से कुछ दिन पहले भी करीब 3 दिन तक कंधार में ही मीटिंग चल रही थी। हालांकि ये तो बताया गया है कि सुप्रीम लीडर के तौर पर अखुंदजाद बनेंगे सुप्रीम लीडर, लेकिन उनके बाद की जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे और उसके साथ मिनिस्ट्री किसी से पास होगी, इसको लेकर माना जा रहा है कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है। हालांकि कल ही एक ट्विटर के जरिए, एक ट्वीट के जरिए तालिबान के एक नेता ने ये दावा किया था कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में तैयारियां चल रही हैं। वहां पर जो तालिबान के झंडे हैं, जो फ्लैग्स है तालिबान के, उनको तैयार किया जा रहा है और जगह जगह लगाया जा रहा है। और माना जा रहा था कि आज जुम्मे की नमाज के बाद तालिबान जो है वो अनाउंस कर सकती है। हालांकि अभी भी ये क्लियर नहीं है, आज भी ये हो सकता है, आज भी ये मुमकिन है। हालांकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं अब की, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेके कुछ चीजों में अभी डिस्कशन बाकी है। क्योंकि अब ये भी बताया जा रहा था तालिबान की तरफ से कि बहुत से इंटरिम गवर्नमेंट होगी, या यूं कहीं इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है तालिबान की तरफ से। लेकिन इस इंक्लूसिव गवर्नमेंट में उन लोगों का क्या होगा जो अफगानिस्तान में जिनका स्टेक है, जैसे अफगानिस्तान में उज्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, क्या उनको भी शामिल किया जाएगा? नहीं। और जो पिछली सरकारों में जो नेता रहे हैं, हामिद करजई, अब्दुल्ला, एक बतयार भी शामिल हैं, तो क्या इन लोगों को शामिल किया जाएगा नहीं जाए, इससे भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो माना जा रहा है कि इसमें अभी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा कि आज भी सरकार बनाने की घोषणा की जा सकती है। शैलेंद्र, क्या ये तय है कि टॉप लीडरशिप में कौन कौन होंगे? देखिए, अभी तक जो इंडिकेशंस मिल रहे थे कि ईरान के मॉडल पर ही अफगानिस्तान में सरकार बनेगी। वहां पर भी एक रिलीजियस लीडर होंगे। माना जा रहा है कि हिफ्जुल्लाह जो अखुंदजाद हैं वो सुप्रीम लीडर होंगे, वो कंधार से ऑपरेट करेंगे। और वहीं काबुल में प्राइम मिनिस्टर की सदारत में एक सरकार बनेगी, जिसके तहत सभी मंत्रालय होंगे। और वहीं जो सुप्रीम लीडर हैं उनके अंडर एक सुप्रीम काउंसिल भी होगी, जिसमें करीब 11 से 70 के आसपास मेंबर्स शामिल हो सकते हैं। और माना जा रहा है कि बहुत से लोगों को वहां पर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन देखना ही होगा कि जो लगातार इस तरह की आवाजें उठती रही कि ताजिक्स को, उज्बेक्स को, हजारा को, इन तमाम लोगों की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो क्या तालिबान उनको रिप्रेजेंट देगा या सिर्फ तालिबान फोकस ही सरकार होगी, इस पर भी सवाल है। और दूसरी अहम बात जो कल हमें देखने को मिला कि तालिबान की तरफ से कहा गया कि तालिबान सरकार में किसी महिला को, किसी खातून को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। हालांकि मंत्रालय में काम कर सकती है, लेकिन मंत्री नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि बिना औरतों के मंत्रालय बनाए जाएंगे, मंत्री तय किए जाएंगे, लेकिन जो मंत्रालय होंगे उसके अंदर महिलाएं काम कर सकती हैं। तो कुल मिला के फिलहाल जो फाइनल शेप होगा अभी ये क्लियर नहीं है कि किस तरह की शेप होगी। लेकिन ये भी अभी क्लियर नहीं है कि ये अनाउंसमेंट आज होगा या नहीं, क्योंकि कल ही ये कहा गया था कि जुमा की नमाज के बाद अनाउंसमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल, शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। पुंछ सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। बीती रात दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। PRO महकमे दिफा जम्मू ने बयान जारी किया है। जम्मू कश्मीर से आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं। पुंछ सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है। बीती रात दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। PRO महकमे दिफा जम्मू ने यह बयान जारी किया है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो पैरालंपिक्स हाई जंप में हिंदुस्तान को चांदी का तमगा हासिल हुआ है। प्रवीण कुमार ने मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है। तो काफी अहम और खुशी की खबर, टोक्यो पैरालंपिक्स से हाई जंप में हिंदुस्तान को चांदी का तमगा हासिल हुआ है। प्रवीण कुमार ने मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है। टोक्यो पैरालंपिक्स से लगातार हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी आ रही है। जो खिलाड़ी है वो टोक्यो पैरालंपिक्स में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। वहीं इस वक्त जो अहम खबर सामने आ रही है, हाई जंप में प्रवीण कुमार ने मर्दों के मुकाबले हाई जंप में चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कई अजला में डेंगू और वायरल फीवर ने कहर बरपा कर रखा है। डेंगू और वायरल फीवर की जद में ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं। फिरोजाबाद में अब तक 45 अफराद फौत हो चुके हैं। वहीं कानपुर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 8 दिनों में 14 अफराद की बुखार से मौत हो चुकी है। आदादोशुमार के मुताबिक शहर में 30,000 अफराद बुखार में मुब्तला है। मुख्तलिफ अस्पतालों से जायद बच्चे जेर इलाज है। डेंगू और वायरल फीवर से हो रही अमवात को लेकर वालिदैन और इंतजामिया फिक्रमंद है। वायरल फीवर और डेंगू से हो रही अमवात की जांच मरकजी महकमे सेहत की टीम करेगी। डेंगू के खतरे को देखते हुए नगर निगम साफ सफाई के काम में लग गई है और महकमे सेहत की जानिब से घर घर टेस्टिंग भी की जा रही है। हमारे नुमाइंदे संदीप इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। संदीप, वायरल फीवर और डेंगू ने कहर बर्पा किया हुआ है, इस वक्त के क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए मुनिजा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वायरल फीवर बढ़ा है, कुछ दिन पूर्व ही अभी न्यूज़ 18 पर यह खबर दिखाई गई थी। जिस तरह से वायरल बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिखाई दे रही है। डेंगू की जांच की बात की जाए तो कानपुर जैसे शहर में जहां पर तकरीबन 50 लाख की आबादी है, यहाँ पर केवल एक सरकारी अस्पताल में डेंगू की जांच होती है। तो लोग कहीं ना कहीं डेंगू होने के बावजूद उनको ये पता नहीं है कि डेंगू है और उनका इलाज चल रहा है। वहीं सरकारी अस्पतालों में जगह की बात की जाए तो यहाँ पर एक बेड पर 2-2 लोगों का इलाज किया जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल फुल हो चुके हैं। तकरीबन 30,000 ऐसे रोगी हैं जो बुखार से पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा जो है अभी भी होश में नहीं आ रहा है कि जिस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है, मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी मुनिजा। संदीप, इससे पहले कोविड के टाइम पर जिस तरह से बेड्स को बढ़ा दिया गया था, हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मजीद बढ़ा दिया गया था, अब जबकि वो केसेस कम हो रहे हैं, तो क्या ये नहीं था कि जो महकमे सेहत है वो मजीद इन चीज़ों को और भी आगे बढ़ाए और जो पहले से ही बेड तैयार किए गए थे, जो एक्स्ट्रा वार्ड्स तैयार किए गए थे, सेंटर्स तैयार किए गए थे, वो अब इस वक्त जो है काम में लाए जा सके? देखिए मुनिजा, सबसे बड़ी बात है कि जब वायरल फीवर शुरू हुआ तब से ही लापरवाही सामने को देखने मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से डेंगू वार्ड मौजूद है अस्पतालों में, जिस तरह से न्यूज़ 18 की टीम 3 दिन पहले पहुंची थी उर्सला अस्पताल में, उसके बाद वहां पर देखा गया कि डेंगू का इलाज तो हो रहा है लेकिन डेंगू की जांच नहीं हो रही है। जब वहां पर पूछा गया तो ये बताया गया कि ये डेंगू के मरीज नहीं है लेकिन डेंगू वार्ड में है। तो कहीं ना कहीं जो नया वार्ड बना है उस पर ताला भी पड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर से दिखाई दे रही है। जी मर्जा, लापरवाही बहुत ज्यादा की जा रही है। वहीं डॉक्टरों को क्या कहना है कि वायरल फीवर जो है ज्यादा बच्चों को भी मुतासिर कर रहा है, ऐसे में जांच इस पूरे मामले को लेकर के कैसे हो रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से वायरल बढ़ा है और डॉक्टरों का कहना है कि इसका समय पर इलाज जरूरी है, डॉक्टरों से सलाह जरूरी है, घर पर इलाज ना करें और बुखार आने पर तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें, ये सलाह डॉक्टरों ने दी है। और जिस तरह से रोगी बढ़े हैं और उनमें ये दिक्कतें आ रही हैं कि वायरल फीवर के बाद जो उन्हें खांसी की दिक्कतें आ रही हैं, उसमें खून आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक विचित्र बुखार भी बताया जा रहा है। जी मुनज़्ज़र। संदीप, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी और बारिश की वजह से पूर्वांचल के कई अजला सैलाब की जद में आ गए हैं। राप्ती, घाघर समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैलाब की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। हालांकि इंतजामिया और SDRF की टीमें राहत रसानी के काम में लगी हुई है। इसी जमीन में आज वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बहराइच, गोविंदा और बलरामपुर में वज़ीर-ए-आला हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लेंगे। साथ ही सैलाब मुतासरा लोगों से खिताब भी करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक कल 3 घंटे तक सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें कोई चोट या जिस्म से छेड़छाड़ के निशान नहीं मिले। वाज़े हो कि बिग बॉस 13 के फातेह सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कल डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक से हुई थी। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से टीवी और बॉलीवुड की दुनिया में गम की लहर है। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी अदाकारी का जलवा कई टीवी सीरियल और फिल्मों में बिखेर चुके हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, किस वक्त जो है आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी सिद्धार्थ शुक्ला की? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है मैं आपको बता दूं, ताज़ा जो जानकारी मिल रही है दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच जो है ओशीवारा शमशान घाट में अंतिम विदाई जो है सिद्धार्थ शुक्ला को दी जाएगी। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया उसे पूरी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुंबई पुलिस को नहीं दी गई है। डॉक्टरों की 5 टीम ने जो है उनके पोस्टमार्टम को अंजाम दिया है और ये रिपोर्ट जो है उनको अगले कुछ घंटे बाद जो है पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से कल ये बातें सामने आ रही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो अचानक से मौत हुई है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन हो सकता है। क्योंकि हालांकि कुबर अस्पताल ने पहले ही एक बयान जारी करते हुए साफ कहा था कि कोई भी बॉडी पर निशान नहीं है और उनकी मौत का कारण जो है सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक है। पीएम रिपोर्ट जैसे ही उनके पास पहुंचेगी मुंबई पुलिस के पास, मुंबई पुलिस की एक टीम ऑलरेडी उनके घर पर अभी भी वहां पर मौजूद है। कल उनके जीजा और उनकी बहन का जो है स्टेटमेंट लिया गया था और कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही मुंबई पुलिस के पास उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहुंचेगी तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है मुंबई पुलिस अपने हिसाब से करेगी। क्योंकि कोविड का मामला चल रहा है, ऐसे में कितने लोगों को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में बुलाना है, कितने लोग को इनवाइट करना है, क्या गाइडलाइंस होगी, अगले कुछ घंटों में सारी बातें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल 1 बजे के करीब जो है आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना भी अभी बाकी है। प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, चूड़ीवाला पिटाई मामले में इंदौर के थाना बांग गंगा का घेराव करने वालों के खिलाफ इंदौर पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस के जरिए थाने का घेराव करने के मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर पहले 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अब इंदौर जिला इंतजामिया ने थाना घेराव के मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर अमीनुल खान सूरी के खिलाफ जिला बद्र करने की कार्रवाई की है। कांग्रेस तर्जुमान अमीनुल खान सूरी पर इल्जाम है कि वो चूड़ीवाला की पिटाई मामले में थाने का घेराव करने वालों में शामिल हुए थे और उन्होंने वहां लोगों को भड़काने और आपसी इत्तेहाद के माहौल को खराब करने की कोशिश की थी। डॉक्टर अमीनुल खान सूरी कांग्रेस तर्जुमान के साथ पेशे से डॉक्टर हैं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, इस मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? मुनस्सा बता दें कि 22 अगस्त की शाम को जो मामला इंदौर में चूड़ीवाला पिटाई के मामले को लेकर थाना बाणगंगा का जो घेराव किया गया था उसको लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है और अभी तक 5 लोगों पर कार्रवाई की गई है और उम्मीद की जाती है कि 1-2 लोग दिन में और भी लोगों पर जिला बद्र की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारी इंदौर के एसपी आशुतोष बागवी से जो बात थी तो उन्होंने कहा कि जो है इस मामले में लेकर पहले 4 लोगों पर कार्रवाई की गई थी जिनके पाकिस्तान से कनेक्शन थे, जिसमें इरफान, अल्तमश, सैयद और जावेद जो है इनके जो रिकॉर्ड मिले थे और इनके क्या वो सोशल मीडिया पे जो भी चीजें मिली थी व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, उससे पाकिस्तानी कनेक्शन होने के जो मामले मिले थे उनको लेकर जो है उन पर कार्रवाई की गई है। और दूसरे अमीनुल खान सूरी पर जो कार्रवाई की गई है, इनको ये उसमें एहतजाज में शामिल हुए थे और एहतजाज में शामिल होने के साथ साथ इन्होंने वहाँ पर माहौल खराब करने और लोगों को भड़काने का काम किया था। अगर अमीनुल खान सूरी की बात करें तो कांग्रेस के तर्जुमान है, वही कांग्रेस ने इस मामले जो पुलिस की कार्रवाई को जो है गैर जानबदार बताया। उसका कहना है कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी लोगों को जो है टारगेट करके इस तरह की कार्रवाई कर रही है। अमीन खान का कोई बयान सामने आया हो? अभी तक अमीन खान के इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो जिला बद्र की कार्रवाई की गई है और जाहिर सी बात जब जिला बद्र की कार्रवाई की है तो अमीन खान इंदौर की जो जिला है उसमें कहीं पर दाखिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि जो चूड़ीवाला के मामले को लेकर जो पिटाई की गई थी उसमें जो थाने का घेराव किया गया था जो कांग्रेस के एक तर्जुमान की हैसियत से शामिल हुए थे, जो कांग्रेस के लोगों का कहना है। और
कांग्रेस के जो है किसी भी पार्टी के वर्कर पर इस तरह से सियासी लोगों पर कार्रवाई करना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी मुखालिफिन पर जो है इस तरह की कार्रवाई करके उनको टारगेट कर रही है, क्योंकि अमीन खान सूरी कांग्रेस के तर्जुमान के साथ साथ पेशे से डेंटिस्ट डॉक्टर भी हैं और उनकी समाज की अपनी एक रेपुटेशन है जिसको वहाँ पर समाज का मामला था। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग सियासत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर पूरी तरह से मुनज़्ज़म बिल्कुल तो जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ भी बीजेपी कार्रवाई करी और कांग्रेस भी जो है इन कार्रवाई को लेकर के बीजेपी पर कई तरह के इल्जाम लगा रही है। मेहताब आलम बेहद शुक्रिया। उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार की अबूरी जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वाज़ेह हो कि 1984 के सिख मुखालिफ तशद्दुद केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को हुक्म दिया था कि वो उम्र कैद के मुजरिम कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार के सेहत के रिकॉर्ड की जांच पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर तक हलफनामा तलब किया है। सज्जन कुमार ने तिब्बी बुनियादों पर अबूरी जमानत मांगी है। काबिल जिक्र बात है 1984 में उस वक्त की वज़ीर आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद मुल्क भर में सिखों के खिलाफ तशद्दुद भड़क उठा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में दिल्ली फसादात के लिए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से सज्जन कुमार जेल में है। साल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को कालादम करार दिया था, जिसमें निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुनव्वर राना की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाई कोर्ट की अदालत ने इनकार कर दिया है। मुनव्वर राना पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज है। महर्षि वाल्मीकि का तालिबान से मवाजना करने का उन पर इल्जाम लगा है। गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने के लिए अदालत में अर्जी दी गई थी। आगे बढ़ते मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र आज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वीसी के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वीसी शिरकत करेंगे। मीटिंग में कौमी तालीम पॉलिसी पर अमलावरी, दर्ज फहरिस्त दर्ज फहरिस्त कबाइल, दीगर पसमानदा ज़ात और इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर ज़ुमरे के तहत असातिज़ा की खाली असामियों को पुर करने समेत दीगर अहम मुद्दों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान कल IITs के डायरेक्टरों के साथ भी मीटिंग करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, मुनव्वर राना की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार, हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मुनव्वर राना पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज है। महर्षि वाल्मीकि का तालिबान से मवाजना करने का मुनव्वर राना पर इल्जाम है। गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की अदालत में अर्जी दी गई थी, लेकिन आपको बता दें कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानी का हक